भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें पावर का असली सेंटर कौन है? क्या वो राष्ट्रपति हैं जैसा कि कागजों पर लिखा है, या फिर असल में प्रधानमंत्री? तो आज हम भारत के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री की ताकत और उनकी असली भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना इस एक बेसिक से फर्क को समझना जरूरी है। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं, मतलब डे जूरे हेड, या कह लीजिए कानूनन प्रमुख। लेकिन सरकार चलाने की जो असली ताकत है, जिसे हम डे फैक्टो पावर कहते हैं, वो होती है प्रधानमंत्री के पास। तो एक तरह से एक देश दो मुखिया, लेकिन असली सत्ता का झुकाव साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई इस पावरफुल पद तक पहुंचता कैसे है? क्या है वो प्रक्रिया जिससे कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर केसेस में तो ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा होता है। लोकसभा के चुनाव हुए, किसी एक पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत मिला और फिर राष्ट्रपति उसी बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। बस यही है प्रधानमंत्री बनने का सीधा रास्ता, जो हमारी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। पर राजनीति हमेशा इतनी सीधी लाइन में तो चलती नहीं है ना? तो सोचिए, तब क्या होता होगा जब चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यानी स्पष्ट बहुमत ना मिले। हाँ, ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। वो अपने विवेक यानी अपने पर्सनल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करके किसी नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आमतौर पर ये वो नेता होते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के हों, लेकिन यहाँ एक शर्त होती है, उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी है, ये असल में हो भी चुका है। बात है 1979 की। जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तब के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने ठीक यही किया था। उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और एक गठबंधन के नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अच्छा, अब एक और मुश्किल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री का पद पर रहते हुए अचानक निधन हो जाए और उनका कोई साफ साफ उत्तराधिकारी भी ना हो, तब क्या होगा? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें 1984 में देखने को मिला था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस वक्त के राष्ट्रपति जैल सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जो पुरानी परंपरा थी कि सबसे सीनियर मंत्री को केयरटेकर पीएम बनाया जाए, उसको तोड़ते हुए सीधे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे गौर कीजिए, 6 महीने। ये नंबर, ये टाइम लिमिट बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा संविधान एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य यानी सांसद ना हो। जी हाँ, शर्त बस एक है कि उसे प्रधानमंत्री बनने के 6 महीनों के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो नियुक्ति की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री के हाथ में असल में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। इसे समझने के लिए हम उनके काम को कुछ मुख्य भूमिकाओं में बांट लेते हैं। सबसे पहली भूमिका है अपनी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कप्तान की। प्रधानमंत्री ही वो हैं जो राष्ट्रपति को बताते हैं कि किसे मंत्री बनाना है, कौन सा मंत्रालय किसे देना है, ये भी वही तय करते हैं। और तो और वो जब चाहें किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या मंत्रालयों में फेरबदल कर सकते हैं। और उनकी ताकत का असली अंदाजा इस बात से लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। दूसरी बड़ी भूमिका है राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की। प्रधानमंत्री ही वो कड़ी हैं जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ते हैं। सरकार के सारे बड़े फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना उन्हीं का काम है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के जितने भी बड़े पद हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं। और फिर वो संसद के भी नेता होते हैं, मतलब पार्लियामेंट का सेशन कब बुलाना है, कब खत्म करना है, इसकी सलाह राष्ट्रपति को वही देते हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। और लोकसभा भंग होने का मतलब है देश में फिर से चुनाव। तो इन सब शक्तियों को देखकर ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री का पद कितना पावरफुल है। और इसी वजह से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने उनकी भूमिका को बड़े दिलचस्प तरीकों से डिस्क्राइब किया है।
ये बताता है कि वक्त के साथ ये पद कैसे और भी ज्यादा सेंट्रल होता चला गया। शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री को कहा जाता था प्रिमिस इंटर पैरिस, एक लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है बराबर वालों में पहला। यानी ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के बाकी मंत्रियों के बराबर ही हैं, बस उनमें सबसे पहले आते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदलने लगी। सर विलियम वर्नर हारकोट ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि प्रधानमंत्री तो छोटे छोटे सितारों के बीच एक चांद की तरह हैं, मतलब उनकी चमक और उनका कद बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। पर शायद सबसे सटीक और सबसे शक्तिशाली तुलना की जेनिंग्स ने। उन्होंने प्रधानमंत्री को वो सूर्य बताया जिसके चारों ओर बाकी सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, यानी मंत्री, मंत्रालय, पूरी सरकारी मशीनरी सब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री ही पूरे सिस्टम का केंद्र बन गए हैं। और सत्ता की इसी केंद्रीकरण को देखकर पिछले कुछ दशकों में एक नया आइडिया सामने आया है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या हमारी सरकार अब एक कैबिनेट सरकार से बदलकर प्रधानमंत्री सरकार बन गई है? तो ये प्रधानमंत्री सरकार क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां ज्यादातर ताकत प्रधानमंत्री और उनके ऑफिस यानी पीएमओ में सिमट कर रह जाती है और कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है उसकी अहमियत कम हो जाती है। आर.एच. क्रॉसमैन जैसे विचारकों ने इस बदलाव को नोटिस करना शुरू किया था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत की संसदीय व्यवस्था सच में एक कैबिनेट सरकार से एक प्रधानमंत्री सरकार में तब्दील हो चुकी है? और अगर हां, तो सत्ता का ये केंद्रीकरण हमारे सिस्टम के लिए क्या मायने रखता है? ये वो सवाल है जिस पर सोचना आज की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है।